घर से बाहर निकलो और प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन कमेंट्स आएंगे, कुछ अवांछनीय हरकतें करेंगे, पीछा करेंगे। ये प्रॉब्लम को कैसे निगोशिएट किया जाए? मध्य प्रदेश में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने शौर्य दल बनाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को, लड़कियों को आत्मरक्षा के साधन सिखाए जाएंगे। कुछ ग्रुप्स बनाए गए, आंगनबाड़ी बालवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया उसमें कि गाँव में, शहरों में, कस्बों में कुछ समस्या आएगी तो वो शौर्य दल से मिलेंगे। क्योंकि मैं भी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मेंबर हूँ, तो पिछले साल मीटिंग के दौरान मुझे ये मौका मिला था। वहाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट रखा कि शौर्य दल के बाद शौर्य दीदी भी बनाई जाए। वो शौर्य दीदी बनी है, उसमें अब ये कॉन्सेप्ट आया है कि हर गांव में, मेरा ये विचार था कि जो पुलिस स्टेशन पे आजकल महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर्स आजकल काफ़ी हो गई हैं, तो जो भी बच्ची कुछ प्रताड़ित हुई या पीड़ित हुई, या बच्ची अगर कुछ चाहती है तो वो थाने का, उस महिला कांस्टेबल का या महिला सब इंस्पेक्टर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जिसमें वो लड़की अपनी समस्या बताती है और वो लड़की जो शौर्य दीदी है वो उसकी सहायता तो करती है, साथ में थोड़ी मेंटोरिंग भी करती है कि भाई देखो मैं पढ़ लिख गई तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तुम पढ़ लिख जाओगे तुम भी खड़े हो जाओगे, तुम भी अपना ये समाज में एक स्थान बना सकती हो, एक मुकाम बना सकती हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंस होती है। उस शौर्य दीदी के लिए अब बात चल रही है, मैंने सजेस्ट किया है आगे पीछे या तो वो निम्हांस बेंगलोर से या फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में, वहाँ का जो आनंदम करके उनका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, तो उसमें वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि कैसे उन लोगों को काउंसिल करें, कैसे उन लोगों को सलाह दें, परामर्श दें, मशवरा दें, उनका बूस्ट करें। ये भी एक विचार है। ऐसा विचार अधिवक्ता परिषद भी आगे कर सकता है, कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है, जो सदस्य हैं या जो बच्चियां जो लॉ प्रोफेशन में आना चाहती हैं, उनको, जो नई बच्चियां, उनको कई बार गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता, थोड़ी सी उनकी मेंटोरिंग हो, जो सीनियर, जो अब वो फीमेल्स जो मुकाम हासिल कर चुकी हैं वो बताएं अपने अनुभव कि किस तरह से उन्होंने, मैडम ने कितनी बड़ी बात बताई कि पारिवारिक और मातृत्व संबंधी दायित्व निभाते हुए उन्होंने ये अपना एक मुकाम बनाया। तो ये प्रॉब्लम्स तो जीवन में हर किसी के सामने आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को निगोशिएट करना, उन प्रॉब्लम्स को सामना करना भी हर आदमी को आता है, बशर्ते उसको थोड़ा सा गाइड किया है, कुछ थोड़ा सा टेम्परामेंट में अगर वीक है तो उसका मजबूत किया जाए। तो ऐसा एक आप कर सकते हैं। एक मेरा जजमेंट था मिस एक्स वर्सेस संतोष शर्मा, वो बहुत लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा, वो स्ट्रीट हैरेसमेंट के ऊपर ही है। दिसंबर 2019 का वो जजमेंट है। उसमें मैंने यही बताया है कि some crimes give monetary gains and some crimes give psychic gains, psychological gains देते हैं। तो ये जो स्ट्रीट हैरेसमेंट के केसेस हैं, ये एक परपिट्रेटर को, करने वाले को एक साइकोलॉजिकल गेन देता है, उसको मजा आता है, पीविश प्लेजर मिलता है, सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि देखो मैंने एक अपना शिकार पकड़ा है। उसके लिए मैंने उसमें ब्रोकन विंडो थ्योरी को, जो लॉ एनफोर्समेंट की है, न्यूयॉर्क में किसी समय न्यूयॉर्क पुलिस ने अप्लाई थी, उस ब्रोकन विंडो थ्योरी को मैंने फिर से डिस्कस करा है और उसके कुछ प्रिंसिपल्स डेलिनेट किए कि इस तरह से होना चाहिए कि वो ये कहती है थ्योरी कि इफ अ विंडो ऑफ ए बिल्डिंग इज ब्रोकन एंड रिमेन्ड अनरिपेयर्ड, सून अदर विंडोज ऑफ द बिल्डिंग will be broken। मतलब अगर हमने क्राइम को इनिशियल स्टेज में रोक दिया तो बड़ा क्राइम होने से रुक जाता है।
और ये यथार्थ है, शायद बड़े शहरों में ना हो। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि छोटे शहरों में स्ट्रीट हैरेसमेंट इतनी बड़ी समस्या है कि कई बार लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, कई बार लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, कई बार लड़कियां स्टॉकहोम सिंड्रोम के कारण उसी परपिट्रेटर से प्यार करने लगती हैं जिसने उनको छेड़ा ताकि वो सेफ रहे। बड़ा साइकोलॉजी हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है हमारी, मनुष्य मानव मस्तिष्क की, हम नहीं समझ सकते। वो स्टॉकहोम सिंड्रोम में चली जाती है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में वो स्ट्रीट हैरेसमेंट जिम्मेदार है। अभी बड़ा ऑफेंस हुआ ही नहीं, अभी वो 376 वाले केसेस में बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल 354 की या 7, 8 या 9, 10 पॉक्सो एक्ट वाले केसेस की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें केवल स्टॉकिंग कर रहे हैं, जिसमें छेड़ रहे हैं स्ट्रीट पे। अभी जब मैं जबलपुर में था, एक केस आया, उसमें एक लड़का 20-21 साल का होगा, वो 354 आईपीसी का ऑफेंस था उसके ऊपर, बेच के लिया और लड़की को छेड़ता था। मैंने लड़की के फादर को भी अगली डेट पे बुलाया और उसके पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स को भी बुलाया। जो लोग मुझे यहाँ ग्वालियर में देखा हुआ है उनको मालूम है कि मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से समझाता हूँ तो उनको समझ में आ जाता है, सीधे तरीके से समझ में नहीं आता है। लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा भी कई बार उनको कुछ ऐसी बात कहना पड़ती है, समझाना पड़ती है ताकि वो वेकअप कॉल रहे उनके। मुझे लगा कि अगर लड़के को महीने 2 महीने अगर जेल में डाल भी दिया तो वो समस्या सुलझेगी। फिर समझाया उनके माता पिता को, उसको पूछा उससे, तो उसने कहा मेरे घर में भी मेरी बहन है। मुझे कहना पड़ा कि अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई छेड़खानी करेगा तुमको कैसा लगेगा। अल्टीमेटली रियलाइज हुआ, कंप्लेनेंट का फादर ये बोला कि पहले ये बोला कि सर उसको लगा कि जैसा थोड़ा सा बेल ना दे दे, या अब वो 3 साल का केस है, अवनीश कुमार का जजमेंट है, तो सबको कई बार लगता है कि हो सकता है बेल हो जाएगी। तो जब मैंने उसको फादर ये बोला कि सर वो बेटी कह रही है कि मैं तो पढ़ूंगी नहीं, फर्स्ट ईयर की थी, मैं पढ़ूंगी नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं पढ़ेगी, पढ़वाएंगे आपको, रुको अभी। 15 मिनट बाद वो फादर उसका ये बोला कि सर इसको अभी दे दो बेल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निश्चित हूँ। मैंने कहा बस एक काम और करना, अब इसके घर के सामने से वीडियो ऑन करके जरूर निकला करना कि देखें कितना छेड़ता है वो। अभी तक वो स्थिति ऐसी है कि वो लड़का, उसको मैंने एक दिन थाने भेजता हूँ अटेंडेंस के लिए, एक दिन उसको वो हॉस्पिटल की सर्विस करवाते हैं, तो वो ईगो मेल्ट होती है। और वो हॉस्पिटल जा रहा है, दूसरे दिन थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है ईगो कैसे मेल्ट होती है। 21 साल के उम्र में एड्रेनलिन बहुत बह रहा है। कई बार मोटरसाइकिल में बैठ के उसका हॉर्स पावर हमारी रगों में दौड़ने लगता है। तो वो जो ईगो मेल्ट होना होता है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म उसकी रेमेडी करनी थी। 2 महीने बाद बाहर आ जाता, फिर परेशान करता, वो एक एंडलेस सिलसिला होता है। तो हमको कई बार थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, कई बार हमको कुछ नया मेथोडोलॉजी इवॉल्व करनी पड़ती है, कई बार सख्त होना पड़ता है, कई बार लिबरल होना पड़ता है। तो जो स्ट्रीट हैरेसमेंट है उसके लिए और क्या बेहतर हो सकता है कि लड़कियों में एक सेंस ऑफ वेलबींग होना चाहिए। घर से बाहर निकले, कॉलेज कैंपस में गए, हम ऑटो या टेम्पो में बैठ रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम ना हो, हम अपनी सहेली के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ हंसी मजाक करते हुए जा सके, कोई हमको टोके ना, कोई हमको परेशान ना करे। ये जब तक हम सेंस ऑफ वेलबींग फीमेल्स में, गर्ल्स में ना ला पाए, तब तक ये जो समानता है ये थोड़ी अधूरी रहेगी। फीमेल को ये डर नहीं होना चाहिए कि 8 बजे भी यहाँ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, 9 बजे भी कहीं टेम्पो में बैठे हैं
या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो दिक्कत ना हो। ये जो सेंस ऑफ वेलबींग तब आएगा जब हम बचपन से, आज से हम अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू करें कि जैसी तुम्हारी बहन है वैसे ही दूसरी फीमेल्स है। छेड़ने का ये तरीका ठीक नहीं है। आपकी इमोशनल अटैचमेंट है वो एक अलग चीज है, आपका रिलेशनशिप है वो अलग चीज है। उसके लिए दो एडल्ट स्वतंत्र है हमेशा, उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अननेसेसरीली किसी को अपने आप को दूसरे पे इम्पोज नहीं करना है, ये सिखाना हमको घर से ही शुरू करना पड़ेगा। तो मेंटल हेल्थ पे अगर हम ध्यान दें, अगर हम ये स्ट्रीट हैरेसमेंट पे ध्यान दें, तो एक दिन सही में वो दिन आएगा कि जब हम ये कह सकेंगे कि वीमेन इंक्लूड्स मैन, फीमेल्स इंक्लूड मेल एंड मैडम इंक्लूड एडम।